तो आपने इस कहानी के पहले भाग में देखा कि राजा विक्रमादित्य अपनी 20 साल से साथ रहने वाली पत्नी को महल से बाहर निकाल देते हैं, और वो भी एक नकली कागज के टुकड़े पर विश्वास करके। तो आइए जानते हैं इसमें आगे क्या हुआ। अर्जुन और कर्ण, जो उनके बेटे थे, अपने पिता के सिंहासन कक्ष में खड़े थे। उस आदमी को देख रहे थे जिसे उन्होंने आदर्श माना था, उनकी आंखों के सामने टूटते हुए। पिताजी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज उसके चेहरे पर आंसुओं के बावजूद स्थिर थी। हम आपके बेटे हैं। हर तरह से जो मायने रखता है, हम आपके बेटे हैं। खून मायने रखता है, विक्रमादित्य ने ठंडे स्वर में कहा। और तुम मेरे खून नहीं हो। कर्ण आगे बढ़ा। तो हमारी परीक्षा लीजिए, पितृत्व साबित करने के तरीके से। शाही चिकित्सकों को हमारी जांच करने दीजिए। लेकिन महेंद्र छाया में खड़ा होकर चिकनाई से बोला, महाराज, ऐसा परीक्षण अविश्वसनीय है, और भले ही वह कुछ साबित करे, नुकसान हो चुका है। लोगों ने अफवाह सुनी है, वे इन लड़कों को वेद उत्तराधिकार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह झूठ था निश्चित रूप से, लेकिन यह एक ऐसा झूठ था जो महेंद्र के उद्देश्य को पूरा करता था। जाओ, विक्रमादित्य ने अपने बेटों को आदेश दिया, इस महल को छोड़ो और कभी वापस मत आना। तुम अब सूर्यगढ़ के राजकुमार नहीं हो। भाइयों के पास एक विकल्प था। वे लड़ सकते थे, वे गुस्सा कर सकते थे, वे अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने कुछ और चुना। हम चले जाएंगे, अर्जुन ने शांति से कहा, लेकिन हम अपनी योग्यता साबित करेंगे, खून से नहीं बल्कि कर्मों से। और एक दिन पिताजी, आप सच देखेंगे। वे एक साथ महल से बाहर चले गए, दो युवक जो अपनी जान पहचान सब कुछ से वंचित थे, केवल अपने सम्मान और एक दूसरे को लेकर। 5 साल तक भाई बेस में राज्य में भटकते रहे। उन्होंने वह चीज देखी जो उन्होंने महल की दीवारों से कभी नहीं देखी थी। गरीबी, भ्रष्टाचार, अन्याय जो अभी भी बाहरी प्रांतों को परेशान करता था। उन्होंने मजदूरों, पहरेदारों, शिक्षकों के रूप में काम किया। उन्होंने गांव को डाकों से बचाने में मदद की। उन्होंने किसानों के बीच विवाद को सुलझाया। उन्होंने स्कूल बनाए और कुएं खोदे, और धीरे धीरे बिना एहसास किए वे उस तरह के नेता बन गए जैसा उनके पिता हमेशा चाहते थे। लेकिन उन्होंने सूर्यगढ़ के बारे में अफवाह भी सुनी, कैसे राजा पागल और क्रूर हो गए थे, कैसे महेंद्र को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था और धीरे धीरे हर निर्णय को जहर दे रहा था, कैसे उनके माता पिता द्वारा बनाया गया राज्य टूट रहा था। हमें वापस जाना होगा, कर्ण ने एक रात कहा जब वे कैंप फायर के पास बैठे थे। वह हमारी बात नहीं सुनेंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। वह सोचते हैं कि हम धोखेबाज हैं, तो हम उनके बेटों के रूप में वापस नहीं जाते। हम योद्धाओं के रूप में वापस जाते हैं, लोगों के चैंपियन के रूप में। हम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे कौन थे। यह एक खतरनाक योजना थी, लेकिन यह एक मात्र योजना थी जो उनके पास थी। वह दीपावली के त्योहार के दौरान राजधानी में प्रवेश किए, जब शहर आगंतुकों से भरा था और उनके चेहरे भीड़ में छिपे होंगे। जो उन्होंने देखा वह उनके दिल तोड़ दिया। सड़क गंदी थी, लोग डरे हुए दिखाई दे रहे थे, पहरेदार व्यापारियों को रिश्वत के लिए परेशान कर रहे थे। महल जो कभी न्याय का प्रतीक था, अब शहर पर एक जेल की तरह छाया डाल रहा था। और सिंहासन कक्ष में उनके पिता एक भूत की तरह बैठे थे। उनकी आंखें खोखली, उनका चेहरा दुबला। महेंद्र उनकी बगल में खड़ा था, उनके कानों में जहर फुसफुसा रहा था। भाइयों ने महेंद्र को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, उसे उसके भ्रष्टाचार के लिए बुलाया। उन्होंने युद्ध द्वारा परीक्षण की मांग की, एक प्राचीन अधिकारी जिसे राजा भी अस्वीकार नहीं कर सकते थे। महेंद्र कोई मूर्ख नहीं था, उसने खुद उनसे नहीं लड़ा। इसके बजाय उसने हथियारों, भाड़े के सैनिकों, सोने से खरीदे जा सकने वाले सबसे घातक लड़ाकों को काम पर रखा। युद्ध 3 दिन तक चला। अर्जुन और कर्ण पीठ दर पीठ लड़े, जैसे उन्होंने बचपन से परीक्षण लिया था, प्रत्येक दूसरे के अंधे स्थानों की रक्षा करते हुए। वे शानदार थे, वे अजय थे। और विक्रमादित्य अपने सिंहासन से देखते हुए कुछ ऐसा देखा जिसने उनका दिल रोक दिया। वह बिल्कुल उनकी तरह लड़े, हर चाल, हर रणनीति, हर प्रवृत्ति। यह 20 साल पहले खुद को देखने जैसा था, 2 शरीरों में विभाजित। तीसरे दिन जैसे ही अंतिम हथियार गिरा, महेंद्र ने अपनी आखिरी हताशा चाल चली। उन्होंने एक छिपा हुआ खंजर निकाला और भाइयों पर नहीं बल्कि राजा पर ही हमला किया। वह चिल्लाया, अगर मुझे सिंहासन नहीं मिल सकता तो किसी को नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बिना सोचे हरकत की। उसने खुद को ब्लेड और अपने पिता के बीच फेंक दिया, खंजर को अपने कंधे में ले लिया। और फिर कर्ण ने महेंद्र को मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपने घायल बेटों को गले लगाया, अपने बेटों को, वह पूर्ण निश्चयता के साथ जानते थे। महेंद्र कड़वाहट से हंसा। मूर्ख, उसने थूका। पत्र एक जाल साजिश थी। मैंने इसे लिखा, मैंने मुहार चुराई, मैंने तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दिया, क्योंकि मैं वह चाहता था जो तुम्हारे पास था।
और तुमने मुझे करने दिया, क्योंकि तुम उन लोगों पर भरोसा करने के लिए बहुत कमजोर थे जिन्हें तुम प्यार करते थे। सच्चाई ने विक्रमादित्य को एक शारीरिक झटका दिया। 20 साल का प्यार संदेह के एक पल से नष्ट। उनकी पत्नी एक अपराध के लिए निर्वासित जो उसने कभी नहीं किया। उनके बेटे एक झूठ के लिए बार बार खुद को साबित करने के लिए मजबूर। उन्होंने फुसफुसाया, चंद्रलेखा, मैंने क्या किया है? उन्होंने उसे सीमा पर एक छोटे से गांव में पाया, एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए। उसने एक नया जीवन बनाया था, बच्चों को पढ़ाना और लिखाना सिखाने में मदद करते हुए, अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं करते हुए। जब विक्रमादित्य उसके द्वार पर दिखाई दिए तो वह रोई नहीं, वह गुस्सा नहीं हुई। उसने बस उन्हें उन आंखों से देखा जिन्होंने बहुत दर्द देखा था। मुझे माफ़ कर दो, उन्होंने कहा, और सब दयनीय रूप से अप्रेरित लगे। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पर संदेह किया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमने जो बनाया था उसे फेंक दिया। मुझे माफ़ कर दो कि मैं सच देखने के लिए बहुत घमंडी और बहुत मूर्ख था। माफ़ी मुझे 5 साल वापस नहीं देती, उसने शांति से कहा। मैं जानता हूँ। उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए। यह राजा जिसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके थे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, एक राजा के रूप में अपनी प्रजा से नहीं, यहाँ तक कि एक पति के रूप में अपनी पत्नी से भी नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आदमी के रूप में उस महिला से जिसे उसने प्यार करना कभी बंद नहीं किया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? चंद्रलेखा ने उनके पीछे देखा जहाँ उनके बेटे खड़े थे। दोनों की आंखों में उम्मीद और डर था। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, उसे अंत में कहा, लेकिन मैं कोशिश करने को तैयार हूँ, उनके लिए, राज्य के लिए, और शायद किसी दिन हमारे लिए। महेंद्र को राजद्रोह के लिए फांसी दी गई, उसके सह षड्यंत्रकारियों को निर्वाहित कर दिया, और विक्रमादित्य ने कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने सिंहासन से इस्तीफा दे दिया। मैं शासन करने की योग्य नहीं हूँ, उन्होंने राज्य को घोषणा की। मैंने अपने संदेह को, अपने परिवार को नष्ट कर दिया। मैंने एक झूठ को मुझे धोखा देने दिया कि मैं जिस हर चीज में विश्वास करता था उसे धोखा दूं। मैंने आप सभी को असफल कर दिया। लेकिन लोग जिन्होंने भाइयों को 3 दिन तक लड़ते देखा था, जिन्होंने अर्जुन को अपने पिता के लिए एक ब्लेड लेते देखा था, जिन्होंने अर्जुन के धोखे के बारे में सच सुना था, उन्होंने उन्हें त्याग पत्र देने से इनकार कर दिया। आपने एक गलती की। भीड़ से एक बूढ़ी महिला ने पुकारा, लेकिन आपने इसे स्वीकार किया। आपने इसका सम्मान किया। आपने इसे सही करने की कोशिश की। यह एक सच्चा राजा करता है। तो विक्रमादित्य सिंहासन पर बने रहे, लेकिन अब उन्होंने एक अलग तरीके से शासन किया। चंद्रलेखा के साथ फिर से उनके बगल में, एक मुख्य साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक सह शासक के रूप में, अपने बेटों के साथ, अपने सलाहकारों के रूप में, ताजा दृष्टिकोण और कठिन अर्जित ज्ञान लाते हुए। और हर साल उस दिन की वर्षगांठ जब उन्होंने उस शपथ पत्र को पढ़ा था, वह अपने लोगों के सामने खड़े होते और अपनी सबसे बड़ी विफलता की कहानी सुनाते। खुद को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि सभी को याद दिलाने के लिए, खुद शहीद कि विश्वास एक बार टूट जाने पर पत्थर दर पत्थर फिर से बनाया जाना चाहिए। साल बंद जब विक्रमादित्य बूढ़े और भूरे हो गए, एक युवक राजकुमार उनके पास सलाह लेने आया। राजकुमार ने पूछा, आप कैसे जानते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए? विक्रमादित्य उदास मुस्कुराए, तुम नहीं जानते, निश्चितता के साथ। विश्वास हमेशा विश्वास की छलांग है। लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। जब तुम किसी से प्यार करते हो, जब तुमने उनके साथ एक जीवन बनाया है, जब उन्होंने खुद को बार बार साबित किया है, तब तुम संदेह पर विश्वास चुनते हो, भले ही यह कठिन हो, खासकर जब ये कठिन हो। उन्होंने चंद्रलेखा को देखा। उसके बालों में चांद के बावजूद अभी भी सुंदर, सालों के बावजूद अभी भी तेज। उन्होंने कहा, मैंने लगभग सब कुछ खो दिया क्योंकि मैं उस सबक को भूल गया। मेरी गलती मत करो। जब दुनिया तुम्हारे दिमाग को उन लोगों के खिलाफ जहर देने की कोशिश करे जिन्हें तुम प्यार करते हो, याद रखो कि तुम क्या सच जानते हो। याद रखो कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है। याद रखो कि प्यार, असली प्यार, किसी भी झूठ से मजबूत नींव पर बनाया जाता है। युवा राजकुमार ने सिर हिलाया, लेकिन विक्रमादित्य को यकीन नहीं था कि वह वास्तव में समझ गया। कुछ सबक वह जानते थे केवल दर्द के माध्यम से ही सीखे जा सकते हैं। वह बस उम्मीद करते थे कि राजकुमार का दर्द उनके अपने से कम होगा। महल के खजाने में एक दर्पण लटका हुआ है। यह चांदी या सोने से नहीं बना है, बल्कि साधारण पॉलिश किए गए कांच से बना है। इसके फ्रेम पर यह शब्द अंकित है, जो सच तुम देखते हो वह उन आंखों पर निर्भर करता है जिनका तुम उपयोग करते हो। संदेह से देखो और तुम्हें हर जगह विश्वासघात मिलेगा। प्यार से देखो और तुम इसे सबसे अंधेरे स्थानों में भी पाओगे। समझदारी से चुनो कि हर सुबह तुम कौन सी आंखें खोलते हो। इसे सत्य का दर्पण कहा जाता है और सूर्यगढ़ के हर शासक को
किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय लेने से पहले इसमें देखना चाहिए, क्योंकि असली दुश्मन कभी महेंद्र नहीं था। यह कभी जाल पत्थर या चोरी की गई मुहार नहीं है। असली दुश्मन वह क्षण था जब विक्रमादित्य ने 20 साल के प्यार पर कागज के एक टुकड़े पर विश्वास करना चुना। और यह एक लड़ाई है जो हम सभी लड़ते हैं हर एक दिन। यह कहानी राजा और राज्यों के बारे में नहीं है, यह कुछ कहीं अधिक सार्वभौमिक के बारे में है। विश्वास की नाजुकता और संदेह की विनाशकारी शक्ति। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां झूठ सच से तेज फैलता है, जहां एक अफवाह दशकों से बनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है, जहां सोशल मीडिया पोस्ट और गुमनाम आरोप परिवार, दोस्तों और समुदाय को अलग कर सकते हैं। सवाल यह नहीं कि आप संदेह के क्षणों का सामना करेंगे, सवाल यह है जब वह क्षण आता है तो क्या आप जो जानते हैं उस पर भरोसा करना चुनेंगे या आप डर और संदेह को जीतने देंगे। विक्रमादित्य की त्रासदी यह नहीं थी कि उन्हें धोखा दिया गया था, यह था कि उन्होंने खुद को धोखा दिया जाने दिया, बेहतर जानने के हर कण के बावजूद। विक्रमादित्य मत बनो जब कोई तुम्हारे दिमाग को उन लोगों के खिलाफ जहर देने की कोशिश करे जिन्हें तुम प्यार करते हो। याद रखो कि तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है, याद रखो कि तुम क्या सच जानते हो, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाने पर इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये कभी भी बिल्कुल वैसा नहीं होगा। और यह एक झूठ पर विश्वास करने के लिए चुकाने के लिए बहुत अधिक कीमती है। यह कहानी विश्वासघात, न्याय और मुक्ति के भावात्मक सार को पकड़ने के लिए तैयार की गई थी, जबकि एक पूरी तरह से मौलिक कथा बनाई गई थी। परिवार अलगाव, झूठे आरोप और अतीम सुलह के विषय और स्रोत सामग्री के साथ प्रतिध्वनित होती है, जबकि अद्वितीय पात्रों और खतरनाक विकास के साथ एक पूरी तरह से अलग कहानी बताते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।